नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस समय देश के अंदर 5 विधानसभाओं के अंदर हुए चुनावों को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है, जहां कुछ जगह पर एग्जिट पोल अपनी जगह सही सिद्ध हो रहे हैं और कुछ राज्यों के अंदर कुछ ऐसे परिणाम हैं जो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड निकल गए हैं। और उनमें से एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चुनाव परिणामों ने सभी को अपनी तरफ ध्यान को खींच कर ले लिया है कि कैसे एक्टर विजय एआईडीएमके और डीएमके का विकल्प बनकर आए हैं। लेकिन जब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम जान पाएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से बिल्कुल कलाकारों के ही इर्द गिर्द घूम रही है। तो आज के सत्र में समय निकालकर यह भी जिक्र करेंगे कि कैसे चाहे करुणानिधि हो, चाहे फिर डीएमके के चाहे फिर एमटीआर हो, चाहे जयललिता हो, इन सब का फिल्मी कनेक्शन क्या है और कैसे राजनेता, अभिनेता राजनेता एक जैसे प्रतीत होते आए हैं। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा अपडेट ये कि दो महत्वपूर्ण डेट्स रही चुनावों के अंदर, एक थी 23 अप्रैल और एक थी 29 अप्रैल। इसके अलावा आपने इलेक्शंस को होते हुए 9 अप्रैल को भी केरला और आसाम में देखा था। इन इलेक्शंस के परिणाम फाइनली 4 मई को निकल कर आए और आज के दिन परिणामों की जब गिनती चल रही है, तो जब परिणामों के बारे में आंकड़े बाहर आ रहे हैं, उस समय पर बंगाल के बारे में मैं अपडेट आप लोगों को ऑलरेडी साझा कर चुका हूं अंकित इंस्पायर इंडिया पर। इसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने डिस्कशन कर लिया है। लेकिन आज का ये जो सत्र है ये तमिलनाडु पर केंद्रित है, क्योंकि तमिलनाडु की जो विधानसभा है 2026, इसमें 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव था। 75,000 पोलिंग स्टेशंस पर वोट हुआ और 4,000 उम्मीदवार यहां पर चुनाव में उतरे थे। इनमें से जिस उम्मीदवार का सही मायने में विजय हुआ है उसका नाम एक्टर विजय है, जो इस समय लीडिंग पोजीशन में है। बयान इस समय वायरल है कि इस जंगल में कितने भी जैकल्स क्यों ना हो, लॉयन केवल एक होगा। और यह कहते हुए जो विजय हैं, इनका इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। तो तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नए दल का और एक नए नेता का जो उदय हुआ है, यही इस समय की सबसे बड़ी चर्चा है। आज इस राजनेता को समझेंगे, इसकी राजनीति को समझेंगे और भविष्य में तमिलनाडु के अंदर नई पार्टी टीवीके के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि टीवीके ने जो सीटी बजाई वो इस देश के अंदर एक नई पार्टी के आगाज की थी। इनके परिवारजन अपने सिंबल सीटी को बजाकर खुशियां मनाते हुए तस्वीरें डाल रहे हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ता इनकी पार्टी के झंडे को लहराते हुए दिख रहे हैं। हेडलाइंस कुछ इस तरह से चल रही हैं कि तमिलनाडु इलेक्शन के अंदर जो विजय हुई है वो टीवीके की हुई है और टीवीके के एक्टर विजय ने यह जीत प्राप्त की है। और इसी जीत के साथ चर्चा में प्रशांत किशोर भी आ गए, जिन्होंने कभी अपने बिहार के अंदर रह रहे बिहारी जो तमिलनाडु में कहीं जॉब करने गए थे, उनके साथ हुए इंसल्ट का भी बदला स्टालिन से ले लिया है। इस तरह की चर्चाएं भी अब चर्चा में हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बातों पर घूमते हैं। फिलहाल नंबर्स की बातें कर लेते हैं। तो बहुमत के आंकड़े में जहां 109 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा है, टीवीके के बारे में अपडेट अगर शाम 5 बजे तक का भी मैं आपको बताऊं तो तमिलनाडु के अंदर 110 सीटों के अराउंड टीवीके अपने साथ लेकर चल रहा है, जो बहुमत का 118 का जो अंक है उससे अभी पीछे है। और ऐसे में क्या चुनावी समीकरण बनेंगे कि 8 कौन से विधायक समर्थन देंगे, कौन सी पार्टी से लोग यहां समर्थन देंगे, क्या डीएमके या एआईडीएमके मिलके टीवीके के साथ 118 के आंकड़े को छुएंगे, या फिर अदर्स में बैठी हुई पार्टियां यहां पर इस आंकड़े को पहुंचा देंगी, जैसे पीएमके और आईएनसी मिलकर के क्या टीवीके के साथ सरकार बना सकती हैं, क्या कांग्रेस टीवीके के साथ शामिल होकर तमिलनाडु में एक छोटे भाई की भूमिका के साथ आगे निकलकर आ सकती है। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों को 118 पहुंचाना हो बहुमत के लिए, तो पीएमके और आईएनसी यहां पर 2 मेजर पार्टनर बनती हुई दिख रही हैं। संभावनाओं में एडीएमके और डीएमके की भी चर्चाएं हैं, लेकिन चुनाव के बाद में तय होगा कि कौन गठबंधन में आएगा। फिलहाल रिजल्ट्स को ही सब लोग नजर लगाकर देख रहे हैं। बीजेपी की भी यहां पर 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, यानी कि दक्षिण में भी अब बीजेपी अपनी राजनीति ले जाती दिख रही है। कुछ इस प्रकार से तस्वीरें यहां पर निकलकर आती हैं। तो चलिए साहब, चर्चा एमजीआर और एनटीआर के बाद विजय की, जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति के अंदर शुरुआत की एक अभिनेता से राजनेता होने की। लेकिन इसका इतिहास बड़ा रोचक है। जब तमिलनाडु के इतिहास की चर्चा करते हैं तो तमिलनाडु के ऐसे सुपरस्टार जिन्हें भगवान की तरह पूजा जाता हो, जिनके ऊपर लोग दूध, फल, जो भी मालाएं, इस तरह की फैन बेस मूवमेंट की फिल्में अगर लग रही हैं पिक्चर हॉल्स में, तो फिर उनका सेलिब्रेशन इस तरह का कि राजनेता
बनकर अभिनेता स्क्रीन पर आया है और उसको उसी तरह का एक्सेप्टेंस लिया जाता है। माना जाता है कि तमिलनाडु के अंदर जब अभिनेता स्क्रीन पर आता है तो उसका एक मोटिव होता है, वो कोई संदेश लेकर आता है, उसका संदेश ही उसकी पहचान बनता है, क्योंकि वो पहचान को दिमाग में रखते ही अपनी स्क्रिप्ट लिखवाकर राजनीति की तैयारी करता है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आप जब चाहें तब तमिलनाडु की निकाल कर देख सकते हैं, जहां फिल्म कलाकारों को इस तरह से सजा धजाकर, बिल्कुल दूध से नहला धुलाकर इनके फैंस के द्वारा ऐसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपके दिमाग में एक बेसिक सा प्रश्न आएगा, क्या दक्षिण भारत के अंदर लोगों के पास इतना अधिक समय है कि वो फिल्म देखने के लिए, विशेष रूप से तमिलनाडु में इतना क्रेज कैसे हो सकता है कि लोग फिल्म देख रहे हैं, दूधों से नेता को निला रहे हैं? ऐसे के पीछे कहानी क्या है? अब इसके पीछे की कहानी को डिकोड करना बहुत आसान है कि इन राजनेताओं ने अपने खुद के फैन क्लब्स बनाए हुए हैं, जिनकी ये खुद फंडिंग करते हैं मोमेंटम बनाने के लिए, कि लोगों को लगे कि इस अभिनेता की कितनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके उन अभिनेताओं के जो ये फैन क्लब्स हैं, ये ऐसे कार्यों का आयोजन करते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच में एक मोमेंटम क्रिएट करते हैं कि देखो हमारे अभिनेता की कैसी चाहत है। यानी कि ये सब अब पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगा है। लेकिन कभी जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो बड़ी रियलिस्टिक थी। अब वो रियलिस्टिक शुरुआत कैसे हुई, मैं वहां भी आपको लेकर चलूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, अब ये पूरा पीआर का काम है। बाकायदा अभिनेता खुद अपनी इमेज को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए काम करता है। लेकिन जब तमिलनाडु की राजनीति हो तो इन चेहरों के बिना आप राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते, जिसमें से रजनीकांत, कमल हसन भी कंसीडर जरूर किया। कमल हसन एक ऐसी राजनीति कर रहे थे जो डीएमके और एआईडीएमके के बिल्कुल बीच से निकले। लोगों को पहले ही नहीं पता था कि डीएमके और एआईडीएमके में क्या अंतर है। दोनों ही तो अन्नादुरई का मामला और पेरियार की थॉट लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहता है कि मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस बीच में आते हैं एक्टर विजय, जो कि नई पीढ़ी के सुपरस्टार हैं। 2016 में जब ये खाली जगह दिखती है, अपने अभिनय से एक थलपति की भूमिका में निकलकर बाहर आते हैं। इनकी कई फिल्में, चर्चित फिल्में बनती हैं। मास्टर बीस्ट, वारिसू, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियो, इन फिल्मों के साथ ये एक नायक की भूमिका में पहले से ही स्थापित थे। इनके पिता एक फिल्म डायरेक्टर और मां सिंगर रह चुकी थी। इन्होंने 2024 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था तमिलगा वेत्री कजगम, टीवीके। यही टीवीके आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु में उभरी है। 2024 से लेकर 2026 के बीच में इस राजनीतिक दल ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई, इसे कहा जा सकता है कि अभिनेताओं की कमी थी या फिर एंटी इनकम्बेंसी थी। स्टालिन के विरोध में जनता थी और एआईडीएमके उसे भर नहीं पा रही थी। विजय ने आकर के बहुत सारे फैक्टर्स से, फिर चाहे ये उस वर्ग से आते हों जिसका बहुमत वहां बहुत है, वो तमाम चीजें जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बार पैनल डिस्कशन किया हुआ है और कल भी इस पर एक डिटेल पैनल डिस्कशन बिठा रहा हूं, ताकि तमिलनाडु की आपको अंदर की राजनीति समझा सकूं कि वहां पर इनके जीतने के प्रमुख वजह कौन से थे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझिए कि टीवीके की जीत में इनकी फैन फॉलोइंग ने बड़ा रोल प्ले किया। पार्टी की स्थापना से लेकर चुनाव प्रचार तक, और चुनाव में विसिल का जो प्रयोग, सीटी का जो प्रयोग हुआ, साथ में पेरियार, अंबेडकर और अन्नादुरई, इन सब की थॉट को साथ लेकर आप आगे चलते रहे। आपकी चर्चाएं, रैली जो चर्चा है वो पूरे देश में रही। कई ऐसी रैलियां भी हुई जिसमें स्टैम्पेड हुआ, लोगों की जान गई। ऐसे राजनीतिक प्रयोग भी हुए जिसमें विजय राजनीतिक रैलियों में इसलिए शामिल नहीं हुए कि भगदड़ से लोग ना मर जाएं। इसकी जगह इन्होंने होलोग्राम का प्रयोग किया। होलोग्राम बना बना के अपने उनसे बलवाया, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना विज्ञापन किया। कई जगह अपने बॉडी डबल्स को भेज करके अपनी चुनाव रैली को कवर करवाया, ताकि जनता में भगदड़ ना मचे, क्योंकि लगातार इनकी फैन फॉलोइंग की सुर्खियां आ रही थी। चुनाव होते हैं और परिणाम आपके सामने आ जाते हैं। विजय तमिलनाडु के अंदर अपने विजय का बिगुल बजा चुके हैं। तय है कि वो आने वाले समय में तमिलनाडु के सीएम होंगे। देखना यह है कि वो किसके साथ अपना गठबंधन बनाएंगे, क्योंकि जितने भी आंकड़े हैं वो 110 के आसपास हैं। बहुमत के लिए 118 अंक की जरूरत है। ऐसे में ये जो बाकी बचे 8 हैं, ये कांग्रेस के साथ होते हैं या बाकी बचे और दलों के साथ होते हैं, देखना होगा, या एआईडीएमके जो कि डीएमके के विरोध में थी, उनके साथ चले जाते हैं। इन्हीं सभी चीजों के बीच में अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि कौन से कारण रहे जिसके चलते विजय सत्ता में आए। तो पहला, साहब, एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। डीएमके से लोग नाराज थे। महिलाओं पर फोकस होकर के इन्होंने काफी अनाउंसमेंट किए। बेरोजगारों पर भी अनाउंसमेंट किए। वेलफेयर और फ्रीबी योजनाओं को इन्होंने खूब तरीके से प्रेजेंट किया और खुद की जो इन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग थी उसका इन्हें बहुत लाभ मिला। और साथ में रहा कहा, इनके जो
स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो चुनाव के मुख्य रणनीतिकार थे, वो थे प्रशांत किशोर, जो कि बिहार से चुनाव हार कर पहुंचे थे। इस थॉट को लेकर पहुंचे थे कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मार होती है। इस थॉट को ये लेकर पहुंचे थे और एक रील बहुत वायरल हो रही है पीके की, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक बिहारी यानी कि MS धोनी जो आपके बीच लोकप्रिय है, उसके बाद अगर कोई लोकप्रिय है तो वो मैं रहूंगा और उससे ज्यादा लोकप्रिय रहूंगा, क्योंकि मैं विजय को सत्ता में लेकर आ रहा हूं। तो ये प्रशांत किशोर की रील भी वायरल है, क्योंकि ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट रहे, पार्टी को जिताने में इनकी महत्वपूर्ण प्लानिंग की भूमिका रही, और आज जो आपके सामने है वो परिणाम है। प्रशांत किशोर की चर्चाएं फिर से होने लगी हैं, यानी कि बिहार में जहां एक और अपनी राजनीति को इस तरह से एकदम हाशिए पे जाते देखा और अपने राजनीतिक मेंटरशिप को और कोचशिप को इस तरह से रिजल्ट में बदलते देखा, तो अभी भी प्रासंगिकता बनी हुई है। बाकी आप लोग इसे कैसे लेकर देखते हैं जरूर बताइएगा। बाकी पैनल डिस्कशन कल फिर से है, आपको सारे की सारे कारण और उसका इंपैक्ट जो है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।